सर स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चैप्टर 15। सर आया तो 4 मार्क्स, जाने नहीं चाहिए सर, सिंपल सी बात है। पीएसयू कौन होता है सर? ओन्ड या कंट्रोल कौन करता है उसको? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। सर ये एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है क्या? हाँ सर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। मतलब मोदी जी और नीतीश जी मिलकर भी अगर किसी को ओन्ड करना चाहे किसी अंडरटेकिंग को तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर पार्टली पार्टली भी कर सकते हैं क्या कंट्रोल या ओन्ड? यहाँ सर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं मिलके, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी क्या है सर? 51% मतलब 51%। 51% किसमें? जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड है वो उसमें 51% या 51% से ज्यादा पेड ऑफ शेयर कैपिटल, 51% या 51% से ज्यादा जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल है वो किसने हेल्ड किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर किसी स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है या फिर दो गवर्नमेंट मिलकर भी कर सकती है, पार्टली पार्टली भी करे तो करने दो, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, पार्टली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो कर सकते हैं। ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी की होने के लिए कंडीशन क्या है? उसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ये लोग का होल्ड होना चाहिए, चाहे 51% या 51% से ज्यादा हो तो और खुशी की बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, पार्टली पार्टली भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो क्या वो भी गवर्नमेंट कंपनी है? यस सर, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कितना सिंपल सा बात है। एग्जाम में सर एक क्वेश्चन बना के पूछ दिया कि गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टिंग कराने गई, ये फलाना कुछ कहानियां सुनाने लग गए। भाई साहब लिस्टिंग कराए नहीं कराए हमको कोई मतलब नहीं है, ये चेक करना है कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। उसमें लिस्टिंग ऑफ कंपनी शेयर इज इररिलेवेंट, कोई मतलब की बात नहीं है सर, रिलेवेंस नहीं है। आर्टिकल 148 से 151 आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान में प्रिस्क्राइब किया गया, उसमें यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 148 से पढ़ते हैं सर, क्या ये सारे रूल्स डिस्कस करते हैं। 148 टू 151 इस सब में प्रिस्क्राइब किया रोल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑडिट करेंगे पीएसयूज को और गवर्नमेंट कंपनीज की। सर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? C&HG का। हमारे राष्ट्रपति जी जो प्रेसिडेंट जो होंगे वो हमारे को C&HG का अपॉइंटमेंट करेंगे। हटा सकते क्या C&HG को? हटाओ ना सर, अगर वो मिसबिहेवियर कराए, उसका प्रूफ भी हो गया, किया नहीं, प्रूफ होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, हटा सकते हैं। इनकैपेसिटी हो गया मतलब वो अब कैपेबल नहीं है, इनसाउंड मतलब अनसाउंड माइंड हो गया सर, वो क्या हो गया और क्या क्या हो सकता है सर, बताओ ना सर। अनसाउंड माइंड हो गया, एक तो लिखूंगा ना तब तक सोच लूंगा सर। अनसाउंड माइंड हो गया, उसके बाद में नहीं सोचा क्या, अनसाउंड माइंड हो गया, उसके बाद बताता हूं सर। कोई मोरल टर्पिट्यूड के अगेंस्ट उनके मतलब कोई केस आ गया उनके ऊपर, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए, जो भी लॉ में कंडीशंस दी गई है उसके हिसाब से कोई भी इनकैपेसिटी अकर हो गई तो उनको निकाल देंगे, ठीक है सर। अब देखो सर 149 में देखो कि आप C&HG आपकी ड्यूटीज वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी सच ड्यूटीज, और आपको क्या करनी है? परफॉर्म करनी है सच ड्यूटीज और एक्सरसाइज करने हैं वो पावर जो प्रिस्क्राइब किए हैं किसी भी लॉ के अंदर। और वो लॉ कहां बना होगा सर? हर एक लॉ पार्लियामेंट में बनता है, मेड बाय पार्लियामेंट। तो सर परफॉर्म करना है वो ड्यूटीज, एक्सरसाइज करने हैं वो पावर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं कहां पे? लॉ में सर, जो पार्लियामेंट में बना है सर। C&HG एक्ट वही बताता है सर, वो क्या बताएगा सर? ड्यूटीज, पावर और कंडीशन ऑफ सर्विस। C&HG एक्ट 1971, C&HG एक्ट 1971 वो बताता है एक फंक्शन और पावर इन डिटेल में बताता है सर। वो पढ़ना क्या नहीं पढ़ना अपने में वो एक्ट नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, ऑडिट ऑफ PSU पढ़ना अपने को, ठीक है सर। ऑन द एडवाइस ऑफ C&HG के एडवाइस मतलब सलाह पर सर, उनकी सलाह मशुरा करेंगे प्रेसिडेंट, किससे करेंगे? C&HG करेंगे। तो ऑन द एडवाइस ऑफ C&HG सर, ऑन द एडवाइस ऑफ C&HG प्रेसिडेंट विल प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? कौन से फॉर्म में खाते रखे जाएं, किसके खाते? यूनियन और स्टेट के खाते रखे जाएं। ऑडिट रिपोर्ट जो है C&HG की सर, ऑडिट रिपोर्ट है जो C&HG जो रिलेटिंग करती है टू द अकाउंट्स ऑफ CG सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो सबमिट किसको की जाएगी? ये ऑडिट रिपोर्ट हुई ना सर C&HG की। भाई आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया, आप ऑडिट रिपोर्ट किसको दोगे सर? मेरे को थोड़ी दोगे सर, प्रेसिडेंट को दो, गवर्नर ऑफ स्टेट को दो, और वो ले जाके उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में रख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं। सर आगे देखो सर, सुनते जाओ सर। C&HG मेरे साथ सुनो, सब याद रहेगा। C&HG सर क्या करेगा? होल्ड करेगा ऑफिस सर, कब तक 6 साल। C&HG सर, उसका डबल मतलब C&HG, तो इसका डबल कर देना, 3 का 6 सर। C&HG होल्ड करेगा ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 साल तक का, जब तक होता 65 ईयर्स हो गए या 6 साल पूरे हो गए, विच एवर इज अर्लियर, आपको ऑफिस तक उतना ही होल्ड करना है, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सर। वेरी सिंपल सर। एक बात बताओ, तो उनको ऑफिस होल्ड किए हुए 2 साल ही हुए हैं, पर उनकी एज 65 से आगे हो गए, तो 2 साल में उनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर लिखा, रिजाइन कर सकते हैं क्या? किसी भी टाइम किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिग्नेशन लेटर हमारे प्रेसिडेंट को बताओ। अरे अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट ने किया था, तो आप रेजिग्नेशन लेटर किसको दोगे? प्रेसिडेंट को दोगे सर। प्रेसिडेंट अभी बाहर गई है फॉरेन ट्रिप पे, तो देख लेना कब दोगे।
सर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिन जिनकी ऑडिट करेगा C&AG। अरे भाई साहब, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई ऑफिस है, भले इंडियन इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे है सर, कोई पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, उन सब का ऑडिट कौन करेगा? C&AG, तुम्हारा भाई C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा सर। पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइज है सर, पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइज है जिसको कंट्रोल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार कर रही है, मतलब हमारी राज्य, मतलब राज्य सरकार या फिर हमारी सेंट्रल देश की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट मतलब मोदी जी की सरकार जो एनडीए के साथ बनी हुई है सर। वो सब बाद में बात करना ना सर, रिवीजन कराओ। सुनो 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 सुनो, अरे इरेजर आजा, ये भूल जाता है। तो सर कौन से ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होगी? पहले तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की, ऑफिसेज की, अगर भले उसमें इंक्लूड कर दो इंडियन रेलवे, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और पोस्ट, उन सब की ऑडिट करेगा तुम्हारा भाई C&AG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ऑडिट। जो कौन होता है सर? ऑडिटर ऑफ इंडिया, वो होते हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ऑडिट की रेस्पॉन्सिबल है, उनको गवर्नमेंट कंपनीज और PSU की जो ऑडिट करते हैं। ठीक है सर। कोई पब्लिक कॉमर्शियल एंटरप्राइज है, पैसे के लिए बनी है सर, पब्लिक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेशन हो, उसका ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया करेगा सर। नॉन कॉमर्शियल सर, पैसा पैसा मत किया करो, कुछ बॉडीज है, कुछ जो बिना पैसे भी काम करती है, ऑटोनोमस, कुछ इंडिपेंडेंस भी है उसके पास, कुछ पावर्स भी है, अपना एक्सरसाइज करती है। तो कुछ नॉन कॉमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज या अथॉरिटीज जिसको ऑन और कंट्रोल कर रहा है हमारा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनका ऑडिट भी C&AG करेगा। कोई भी अथॉरिटीज और कोई भी बॉडी जिसमें अपन ने सब्सटेंशियल फाइनेंस, अपन कौन सर? यूनियन और स्टेट रेवेन्यू का पैसा गया उसमें, मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक तरह से उनको सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रही है, तो उनका ऑडिट भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। आओ आओ सर, आओ आओ। स्पेशलाइज ऑडिट देखो सर, स्पेशलाइज ऑडिट में, सॉरी, स्पेशलाइज कमिटीज सर, 3 कमिटीज है स्पेशलाइज कमिटी जो हमारे को बताई गई है ऑडिट ऑफ PSU, ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सर। पैक मतलब एक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, E से एस्टीमेट कमिटी, C से कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर तो सुनो सर, बहुत ही अच्छी बात है सर। पब्लिक अकाउंट कमिटी है सर, एक एस्टीमेट कमिटी है और एक एस्टीमेट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है सर। अब सर ध्यान से सुनो, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, उसका काम क्या है सर? उसका काम ये कि उसका जो भी है पैसा खर्च वगैरह होना चाहिए, पार पे होना चाहिए, मतलब मनी जो डिसबर्स हुआ है लीगली उसी पर्पस के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो अप्लाई किया गया था। भैया आपको हेल्थ के लिए पैसा दिया गया, हेल्थ के लगाओ। आपको अगर बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए पैसा दिया गया, बजट उसके लिए बना, उस पर रेलवे के लिए दिया गया, तो आप उस पर ही, आप जो पर्पस के लिए आपको डिसबर्स किया गया है, तो मनी वेयर डिसबर्स लीगली उस पे हुआ है ना, ये चेक करना है अपने को। कौन चेक करेगा सर? ऑडिटर नहीं सर, पब्लिक अकाउंट कमिटी करेगी सर। मनी वेयर डिसबर्स लीगली ऑन द पर्पस टू विच दे वेयर अप्लाइड। वेरी सिंपल, वेरी इजी सर। एक्सपेंडिचर है वो ऑथराइज होना चाहिए, जो खर्चा है सर। A से ऑथराइज, B से पर्पस सर, R से रीअप्रोप्रिएशन, मतलब एलोकेशन हुआ, उसका रीएलोकेशन हुआ है सर। एक एलोकेशन अपन ने पहले किया था कि अपन बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे उसके लिए, या फिर रेलवे में उसको पैसा डालेंगे, लेकिन वो रेलवे का पैसा अब आपको रोड में डालना है सर, रीअप्रोप्रिएशन करना है, तो वो सर प्रोविजंस के हिसाब से होना चाहिए सर। प्रोविजंस मतलब जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, जो आपका बजट है, जो आपके एक्ट में है, जो लॉ है, सारे प्रोविजंस के हिसाब से देख लेना। जो भी प्रोविजंस आपके अप्लाई हो रहे थे उस वक्त, उस हिसाब से ही वो रीअप्रोप्रिएशन होना चाहिए। मतलब अब ये आपका पर्पस चेंज हो गया तो आपका अकाउंट चेंज हो गया, मतलब आप दूसरे में पैसे लगाओगे तो आपका होना चाहिए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसके ऊपर बात करती है? पार मतलब उसी पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर जो है ऑथराइज होना चाहिए। R से रीअप्रोप्रिएशन प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। एक बार पढ़ लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एस्टीमेट कमेटी सर, एस्टीमेट कमेटी क्या है सर? एस्टीमेट कमेटी रिपोर्ट व्हाट? इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट क्या? इफिशियंसी में इंप्रूवमेंट। इफिशियंसी क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, नीचे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, इफिशियंसी इंप्रूवमेंट, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो आपके पॉलिसीज है उसके साथ। सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी लिखा होगा, देख लेना। तो सर रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स हुए ऑर्गेनाइजेशन में, इफिशियंसी में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या आए हैं, और वो कंसिस्टेंट है ना वो पॉलिसीज के साथ। ये काम करेगी कौन? एस्टीमेट कमेटी। वो ये भी देखेगी क्या कोई अल्टरनेटिव पॉलिसीज है, सजेस्ट करो। उनको लगता है कि वो कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसीज अपन और भी इसमें काम कर सकते हैं। अगर हेल्थ का काम है तो बस दवाइयां नहीं सर, इसमें इंश्योरेंस का काम भी कर सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव पॉलिसी आए, लाओ, एस्टीमेट कमेटी बनाओ। सर क्या ये जो पैसा लेड आउट हो रहा है, पैसा जो बाहर जा रहा है, वो विद इन द लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है? और ऐसा फॉर्म बताओ जिसमें पार्लियामेंट को पेश किए जाएंगे क्या?
एस्टिमेट्स पेश किए जाएंगे। सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शेल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। इट्स वेरी सिंपल सर। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम यही है, एक तो रिपोर्ट और अकाउंट होंगे पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, पीएसयूज के रिपोर्ट और अकाउंट होंगे, उनको एग्जामिन करो। सर पब्लिक अंडरटेकिंग की कोई रिपोर्ट होगी, जो रिपोर्ट उनकी किसने की है सर, C&AG की रिपोर्ट है उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, उस पर कौन एग्जामिन करेगा, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग करेगी ना, COPU। सर एग्जामिन करेंगे उनकी ऑटोनॉमिक इंडिपेंडेंस कितना एक्सरसाइज कर रहा है, कितना उनको पावर दिया गया है, और इफिशियंसी उनका एग्जामिन करना, ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। सिंपल है ना सर। उसके बाद में आपको कोई भी अदर फंक्शन जो वेस्ट किया गया है इम्पैक्ट और एस्टिमेट कमेटी और ऊपर कवर्ड नहीं है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और जो हमारे ओम बिरला जी आपको अलॉट करेंगे, मतलब अलॉटेड बाय स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर आगे बढ़े। C&AG का रोल सर, वो मेरा दोस्त, C&AG का रोल क्या होगा सर, इन कमिटीज के लिए जो कमिटीज आपने ऊपर पढ़ी है ना सर, उसके लिए दोस्त भी हो सकता है, फिलोसफर भी हो सकता है और गाइड भी हो सकता है। दोस्त सर इसका फिलोसफर ज्ञान देने वाला, गाइड राह दिखाने वाला इन कमिटीज का वो होता है सर। तो सर मैं आपको 4 लाइनें बोलूंगा, 4 लाइनें फटाक से सुनना, दिमाग में आ जाएगा आज। सर इसकी जो रिपोर्ट होती है, इसकी नहीं इनकी सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रेस्पेक्ट से बोलो, बहुत भारी पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये नहीं है कि कोई भी अपॉइंट कर देता। तो जो उनकी रिपोर्ट होती है वो बेसिस होगी कमिटी की वर्किंग के लिए। हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म द बेसिस ऑफ कमिटी की वर्किंग, और उसके बाद में वो स्क्रूटनाइज करेंगे सर, C&AG क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे वो नोट्स जो सबमिट किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री सबमिट करती है कमिटीज को, मिनिस्ट्री सबमिट करती है नोट्स कमिटीज को, तो सर वो नोट्स को स्क्रूटनाइज कौन करेगा, जो सबमिट किए हैं मिनिस्ट्री ने कमिटी को, अपना भाई तुम्हारा भाई C&AG करेगा सर। उसके बाद में वो चेक करेगा करेक्टनेस ऑफ सबमिशन जो किए गए हैं कमिटीज को, उसमें फैक्ट्स फिगर सब सारी चीजें चेक कौन करेगा, C&AG करेगा सर। अब एक बात और देखो सर, फाइनेंशियल कमेटी प्रेजेंट करेगी सर रिपोर्ट किसको, फाइनेंशियल कमेटी सर प्रेजेंट करेगी रिपोर्ट पार्लियामेंट को। फाइनेंशियल कमेटी इधर आओ, फाइनेंशियल कमेटी रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उसमें ऑब्जर्वेशन देगी, फाइनेंशियल कमेटी रिपोर्ट बनाएगी और ऑब्जर्वेशन देगी, और वो पेश कर देगी पार्लियामेंट पे, संसद भवन में, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को दे देगी। क्या करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर को दे देगी। फाइनेंशियल कमेटी प्रेजेंट करेगी रिपोर्ट टू दी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, और उसमें क्या देगी, अपना ऑब्जर्वेशन भी देगी और रिकमेंडेशन, भैया ये ऑब्जर्वेशन मिली और ये हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। तो फिर मिनिस्ट्री और वो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, भैया पार्लियामेंट से ये रिपोर्ट गई, किसके पास गई, फाइनेंशियल कमिटीज ने प्रेजेंट की वो रिपोर्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, जिसमें ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन गए। फिर मिनिस्ट्री क्या करेगी, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो होंगे वो गवर्नमेंट के, वो क्या करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कमिटीज को, भाई हम लोग ने ये एक्शन लिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज। उसके बाद में वो वाली रिपोर्ट जो डिस्कस नहीं हुई है डिटेल में बाय द कमिटीज, उसके लिए हम लोग रिटर्न आंसर ऑब्टेन कर लेंगे उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री जो कंसर्न है उससे कर लेंगे। और कुछ कुछ केसेस में हम लोग वो रिपोर्ट समटाइम इनकॉर्पोरेटेड इन रिपोर्ट जो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को। वेरी सिंपल। एलिमेंट्स ऑफ PSUs बताओ, 3 पार्टीज। एलिमेंट्स ऑफ PSU ऑडिट 3 है सर, एक तो हो गया 3 पार्टीज, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन और क्राइटेरिया भी होगा सही। तो सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन और टाइप ऑफ एंगेजमेंट, 2 टाइप के एंगेजमेंट होते हैं। ये क्या है सर, एलिमेंट्स है PSU ऑडिट के। पहला क्या है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अपना सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। तो रोल ऑफ ऑडिटर कौन फुलफिल करेगा, देख लो ना, वही लिखा है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल करेगा। रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन, जिस PSU की ऑडिट हो रही है, उसका ऑडिटेबल एंटिटीज का, वो ऑडिटेबल एंटिटीज मतलब इनकी ऑडिट हो रही है, या फिर इनका कोई TCWG, 2 चार्ज विद गवर्नेंस, और इंटेंडेड यूजर्स जिनके लिए हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं सर, जो स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद में आप आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सर। सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या होता है सर, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ये होता है, सब्जेक्ट मैटर में पहले अपन क्या पढ़ते हैं सर, वो इन्फॉर्मेशन और वो कंडीशन, आ जाओ, वो इन्फॉर्मेशन, वो कंडीशन, वो एक्टिविटी जिसको हम मेजर करेंगे क्राइटेरिया के अगेंस्ट। क्या करेंगे, मेजर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है सर, बेंच मार्क, जिससे अपन क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर को उसके अगेंस्ट मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और अगर सब्जेक्ट मैटर को आपने इवेल्युएट किया है क्राइटेरिया के साथ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ आउटकम आएगा, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, आउटकम ऑफ इवेल्युएटिंग और मेजरिंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। टाइप ऑफ एंगेजमेंट, अटेस्टेड एंगेजमेंट। अटेस्टेड एंगेजमेंट में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल पार्टीज मतलब मैनेजमेंट या TCWG क्या करती है, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्या करती है, मेजर करती है, मतलब सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट
क्या करेगी, मेजर करेगी। उसके बाद में क्या होगा सर, उसके बाद में ऑडिटर आएगा और उसके ऊपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा और अपना एक्सप्रेस कर देगा कंक्लूजन। सर ये अटेस्टेड एंगेजमेंट हमें तो पता ही है, ये तो ऑडिट ही हो गई ना सर। हाँ सर, ऑडिट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होगा, एप्लीकेबल एफआरएफ में दिया होगा, तो ये मेजर कौन करेगा, मेजर तो रेस्पॉन्सिबल पार्टीज करेगी। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसको मेजर करना भी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर जाके बस चेक करेगा, उस पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा और अपना ओपिनियन फॉर्म कर देगा। जय श्री राम बोलो आगे सर। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करेगा आपका रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिटर ही जाएगा, ऑडिटर ही उसको मेजर करेगा सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट और अपनी रिपोर्टिंग करेगा। सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ सर। सर वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द C&AG पार्ट या कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो प्रेजेंट हुई है C&AG के द्वारा। तो सर एक बात बताओ, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, पार्ट्स क्या क्या है जो रिपोर्ट्स है C&AG के, उसके कुछ रिपोर्ट में पार्ट कंटेंट क्या है सर, हमें बता दो आज। सर एक इंट्रो डाल देना, इंट्रो कंटेनिंग जनरल रिव्यू, जनरल रिव्यू बता देना उनके वर्किंग रिजल्ट, उनके काम के रिजल्ट का, चाहे प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो, चाहे एक जनरल रिव्यू दे दो, सिंपल सी बात है। इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट किसका, गवर्नमेंट कंपनीज का, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज का एंड कॉर्पोरेशन का। आप लाइन पे देखते रहो, सारी चीजें मैं वही बोलूंगा जो आपके नोट्स में, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलूंगा मेरे भाई। रिजल्ट ऑफ कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स, उनका कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स कराया, कुछ कुछ सेलेक्टेड अंडरटेकिंग्स का, सेलेक्टेड PSUs का क्या कराया, कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स कराया ऑडिट बोर्ड ने। तो उनका क्या रिजल्ट है सर, जिनका नहीं कराया उन अंडरटेकिंग का, जिनका अप्रेजल नहीं कराएगा उनका ऑडिट तो कराया ना, तो उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट दे दो सर, रिजल्ट ऑफ कंप्रेहेंसिव अप्रेजल दे दो। अगर उनका क्या हुआ है, उन सेलेक्टेड अंडरटेकिंग्स का क्या कंडक्ट कराया है कंप्रेहेंसिव अप्रेजल, तो उसका रिजल्ट दे दो सर। ऑडिट बोर्ड ने नहीं कंडक्ट करवाया, क्या नहीं किया सर, कुछ कुछ अंडरटेकिंग्स का उन्होंने अप्रेजल नहीं कराया, तो उनकी ऑडिट तो हुई है ना, तो उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट दे दो। और कंपनी ऑडिट रिपोर्ट तो गई होगी हर केस में, तो रेज्यूमे ऑफ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय देम अंडर द डायरेक्शन ऑफ, जो इशूड है डायरेक्शन इशूड बाय C&AG, वो भी आप दे दो। ये क्या है सर, ये कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, जो रिपोर्ट किसकी है, C&AG की है सर। इधर आओ नीचे आओ, ये आपके कॉपी में होना चाहिए सर। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ C&AG, इंट्रोडक्शन कंटेनिंग जनरल रिव्यू ऑफ द वर्किंग रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन। रिजल्ट में जिनका कंप्रेहेंसिव अप्रेजल हुआ उनका रिजल्ट ऑफ कंप्रेहेंसिव अप्रेजल। कंप्रेहेंसिव अप्रेजल किन का होता है, सेलेक्टेड अंडरटेकिंग्स का होता है, जो ऑडिट बोर्ड कराता है सर। जिनका नहीं हुआ होता उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ ऑडिट होता है सर। और रिज्यूमे ऑफ कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट तो आपको देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आता है। कुछ कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट, जो स्पेसिफाइड स्टेट है, कौन सी स्पेसिफाइड स्टेट है उसको अपने को क्या लेना है, क्या करेगा भाई जान के, क्यों करना तो सोच मत। कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट्स का C&AG सबमिट कर देगा ऑडिट रिपोर्ट, क्या कर देगा, C&AG सबमिट कर देगा ऑडिट रिपोर्ट। कुछ अदर स्टेट, कुछ अदर यूनियन टेरिटरीज का एक कॉमर्शियल चैप्टर होता है, उसमें डाल देंगे उसकी रिपोर्ट भाई। कुछ कुछ सर्टेन स्टेट्स के लिए सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आप दे सकते हो, कुछ कुछ के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि आप मेन कॉमर्शियल में डाल दो। मेन कॉमर्शियल चैप्टर जो ऑडिट रिपोर्ट का होता है, मेन ऑडिट रिपोर्ट का कॉमर्शियल चैप्टर होता है, उसमें डाल दो, टेंशन क्या है। तो भैया स्टेट ऑडिट रिपोर्ट होगी, उसमें रिजल्ट किसका जाएगा, जो अप्रेजल्स किया है आपने, परफॉर्मेंस क्या, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, कुछ सेलेक्टेड कंपनीज का आपने क्या किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, वो दे दो। और ऐसे इंस्टेंसेस बताओ सर, और ऐसे इंस्टेंसेस बताओ सर, ऐसे घटनाएं बताओ, कौन सी घटनाएं, अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है, कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ है, कुछ सिस्टम में डेफिशिएंसीज नोटिस किया आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने, तो एक बार रीड करो, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ PSU ऑडिट वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, फिर भी देख लो। जनरल प्रिंसिपल क्या, इथिक्स, इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, ऑडिट रिस्क, क्वालिटी कंट्रोल, मेटेरियलिटी, जितना ऑडिट में आता है सारा जनरल प्रिंसिपल लिख देना। प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस के समय क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे सर, प्लान करोगे ऑडिट, कंडक्ट करोगे ऑडिट, रिपोर्ट करके फॉलो अप करोगे। प्लानिंग द ऑडिट, कंडक्टिंग द ऑडिट, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। सर प्लानिंग द ऑडिट में सर स्टेब्लिश कर दो टर्म्स ऑफ ऑडिट, आपको टर्म्स स्टेब्लिश करने हैं, मतलब ऐसे 210। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी सर अंडरस्टैंड लेनी है 315। कंडक्ट करोगे रिस्क असेसमेंट सर 315, ये भी मतलब ऐसे 315 की बात हो रही है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, तो भैया रिस्क असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी करना है, टर्म्स बना लेना 210 में। आइडेंटिफाई कर लेना रिस्क ऑफ फ्रॉड अगर ऐसे 240 के हिसाब से, और डेवलप कर लो कोई ऑडिट प्लान, ठीक है, ऐसे 300 सर। उसके बाद कंडक्ट करनी है, प्लान करो, आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी सर। प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स है वो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स, जिससे आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाओ और इवेल्युएट कर लेना उन ऑडिट एविडेंस को और ड्रॉ कर लेना कंक्लूजन, सिंपल। उसके बाद में आप इधर आओ सर, रिपोर्ट और फॉलो अप करना है आपको। रिपोर्ट बनानी तो रिपोर्ट बनाओ जिसके ऊपर कंक्लूजन आए थे, उसके बाद फॉलो अप कर लेना, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, आप एक बार पढ़ के जा सकते हो, एग्जाम में हो जाएगा।
टाइप्स ऑफ ऑडिट 5 तरह की होती है, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट और कंप्रेहेंसिव ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, कंप्रेहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसके बाद में आप स्क्रीन पर देखते जाओ सारी चीजें आ रही है, परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। ये 5 ऑडिट को पढ़ेंगे, अपना चैप्टर लमसम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, वो ऊपर वाला टॉपिक जो छोड़ के आया था वो खत्म करा दूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट इज्जत से पढ़ो, आएंगे तो 4 नंबर जाने नहीं चाहिए भाई साहब पीएससी ऑडिट में, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल ऑडिट में आपको समझा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ऑडिट ओपिनियन पे एक्सप्रेस करना है, ऑडिट ओपिनियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप ऑडिट करते हो, जिससे यूजर्स की कॉन्फिडेंस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ जाता है। इन इज द डिग्री ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। सर आपको ऐसे कैसे याद रहता है? हाँ सर, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, 50-60 साल से पढ़ा रहा हूँ। कंप्लायंस ऑडिट, सर कंप्लायंस ऑडिट में क्या है सर, कोई सब्जेक्ट मैटर दिया होगा, उसको आपको देखना है एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से वो होता है कि नहीं होता। तो सब्जेक्ट मैटर को वो कंप्लायंस होता है कि नहीं होता, किसके साथ, वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के साथ वो कंप्लाई होता है कि नहीं होता, ये देखना है। तो एसेस करना है वो क्राइटेरिया, वो एसेस करनी है वो एक्टिविटीज, मतलब सर आपको ये एक्टिविटीज को एसेस करना है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखना है, वो इन्फॉर्मेशन को देखना है, और ये देखना है कि वो कंप्लाई करती है, वो क्या करती है, कंप्लाई करती है। एसेसिंग वेदर द एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन कंप्लाई किससे, रेगुलेटरी या फिर कोई अदर रूल्स है। मतलब कंप्लायंस मतलब जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके ट्रांजेक्शन, आपकी एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, कंप्लाई होने चाहिए, वेरी सिंपल। कंप्लायंस ऑडिट दो चीज से कंसर्न है, एक रेगुलेटरी और एक प्रोप्राइटरी। रेगुलेटरी मतलब एडरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, भैया सब्जेक्ट मैटर जो भी है, जो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सर, इधर ही पढ़ा था, अगर आपको नहीं आता तो बहुत दुख की बात है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कंडीशन, कोई भी एक्टिविटी जिसको हम इवेल्युएट करेंगे क्राइटेरिया के अगेंस्ट, वो है अपना सब्जेक्ट मैटर। तो इधर आओ, तो रेगुलेटरी में अपन को क्या करना है, एडरेंस मतलब कंप्लायंस देखना है सब्जेक्ट मैटर का, किसके साथ, फ्रॉम रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, या फिर अगर कोई एग्रीमेंट है उसके साथ। प्रोप्राइटरी मतलब जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग साउंड फाइनेंशियल, प्रोप्राइटरी का मतलब साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से डिसीजंस लिए गए हैं, और इथिकल कंडक्ट होना चाहिए, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो ब्राइवरी वगैरह, चोरी चकारी वाले काम ना करें, एथिकली कंडक्ट करें, वेरी सिंपल। पर्सपेक्टिव बताओ कंप्लायंस ऑडिट का। सर कंप्लायंस ऑडिट कैसे हो सकती है सर, साथ साथ हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी हो सकती है सर, हाँ सेपरेटली इंडिविजुअली कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हो क्या, परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो उसके साथ कंबाइन भी कर सकते हो क्या, सर आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। पर्सपेक्टिव ऑडिट में बताया कि आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कर लो, सेपरेटली कर लो एज ए इंडिविजुअल कंप्लायंस ऑडिट, या इन कॉम्बिनेशन विद कॉम्बो बना के परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कर सकते हो अपनी कंप्लायंस ऑडिट, वेरी सिंपल वेरी इजी। कंप्रेहेंसिव ऑडिट में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बोला इफिशियंसी पे ध्यान देंगे। इफिशियंसी मतलब मिनिमम आउटपुट मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो इफिशियंसी के बारे में बोला, और बोला इफिशियंसी भी और परफॉर्मेंस भी है इसमें, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट है, और जो इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट में अपन क्या देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, गवर्नेंस देखते हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं। उन चीजों को हटा के जो ऑडिट होगी वो कंप्रेहेंसिव ऑडिट होगी, ये कह रहा है। और उसमें हम लोग करेंगे एरियाज ऑफ लोकेट करेंगे एरियाज ऑफ वीकनेस, ठीक है। इसमें वैल्यू फॉर मनी भी चेक करते हैं, जो वैल्यू आपने जो मनी दी है उसके अगेंस्ट आपने वैल्यू ऑब्टेन किया ना। तो सर मैं आपको बता देता हूँ, कंप्रेहेंसिव ऑडिट्स में कुछ इश्यूज होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे सर। कंप्रेहेंसिव ऑडिट इफिशियंसी कम ऑडिट होती है, जिसमें वो एरियाज, वो फील्ड कवर किए जाते हैं जो इंटरनल ऑडिट के अलावा है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल, और इसमें लोकेट करेंगे एरियाज ऑफ वीकनेस। सर वेरी सिंपल वेरी इजी। सर क्या क्या इश्यूज एग्जामिन होते हैं कंप्रेहेंसिव ऑडिट में, सर मैंने आपको बताया, मैं एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं हम लोग, हम सब लोग मिलकर, आप लोग भी हो मेरे साथ उसमें, इन्वेस्टर्स हो, सबने मेरे को पैसे देंगे, आप सब ट्रांसफर करो। तो सर अपन ने इश्यूज क्या क्या कंप्रेहेंसिव ऑडिट में, अपन सब मिलकर फैक्ट्री करते हैं। तो सर फैक्ट्री आंख बंद करके ओपन तो हो नहीं सकती, कोई स्टार्टअप करते हैं वो भी अपन आंख बंद करके नहीं कर सकते, पहले करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन बनाएंगे, और वो एग्जीक्यूशन करेंगे, तो वो देखेंगे ये एग्जीक्यूशन साउंड है कि नहीं है। तो 3 पॉइंट पे ध्यान दो मेरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करेंगे, और एग्जीक्यूशन साउंड है कि नहीं। इसके बाद ये तो हो गई प्रोजेक्ट रिलेटेड बात। अब पैसे की बात करें, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट क्या है और क्या रेट ऑफ रिटर्न प्लान है वो बताओ। तो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट क्या है और प्लान रेट ऑफ रिटर्न बताओ। उसके बाद अपन प्रोडक्शन चालू कर देंगे, प्रोडक्शन चालू करेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल तो करेंगे, और कोई मशीन खराब हो गई तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेंगे। सर आपको रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है, इन सारे मुद्दों, ये सारे इश्यूज है जो कंप्रेहेंसिव ऑडिट में होते हैं। मैं आपको ऊपर सारे बताऊंगा जो एग्जैक्ट क्या लिखे हैं, आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे ही अपने कॉपी में बनाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन देखना है, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट, और ये हो गई पैसों की बात, कैपिटल कॉस्ट और प्लान रेट ऑफ रिटर्न, और प्रोडक्शन चालू तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स तो लेंगे ही, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन केस मशीन खराब होती है। तो सर कौन से इश्यूज आप एग्जामिन करते हो जब आप कंप्रेहेंसिव ऑडिट करते हो, तो आपको ये देखना है कि इंटरप्राइज के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। एक बार ये देख लो, जिसकी कॉपी में नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लेना है, फोटो ले लो फटाक से, लो आ जाओ ऊपर आ जाओ।
इश्यूज एग्जामिन इन कंप्रेहेंसिव ऑडिट, कंप्रेहेंसिव ऑडिट में कौन से इश्यूज एग्जामिन करने, क्या इंटरप्राइज के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो देख लो। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो क्या वो नए प्रोसेस नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहा है जिससे अपना प्रॉफिट इंप्रूव कर रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यही लिखा होगा, देख लेना। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और जो एग्जीक्यूशन है वो साउंड हुआ है ना, उसमें कोई इनएडिक्वेंस मतलब कोई कमी तो नहीं है ना सर। जो क्या पुअर, क्या इनसफिशिएंट, क्या इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग हुई है, क्या जो प्रोजेक्ट प्लानिंग हुई है उसमें क्या पुअर है, इनसफिशिएंट है या इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट प्लानिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट क्या है। जो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट है आपको वो कंपेयर करना है किसके साथ, अप्रूव प्लान्ड कॉस्ट के साथ। आपने अप्रूव प्लान्ड कॉस्ट बनाया होगा, अप्रूव किया होगा, ये सारे अपना प्लान्ड कॉस्ट है। उसके बाद में जो आपका ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट हुआ, तो हाउ डज द ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपेयर्ड विद द अप्रूव्ड प्लान्ड कॉस्ट, क्या उसकी वजह से मतलब कंपेयर करना और क्या देखना है, क्या सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है उस एक्सपेंडिचर में, उस खर्चे में, उस कॉस्ट में, और क्या हमारा कोई एविडेंस है फॉर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, वो भी देखो। प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव हुआ ना, क्या फिर अपना प्लान रेट ऑफ रिटर्न, ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग हो गया, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन हो गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, वो मेमोरी टेक्निक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में परचेज पॉलिसीज एडिक्वेट है क्या, अगर एडिक्वेट नहीं है तो पाइलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज हो जाएगी, इन्वेंट्रीज का भंडार बन जाएगा और आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद में प्लान प्रोडक्शन और या ऑपरेशनल आउटपुट आपको अचीव हो गया, कि आपने सोचा था जो आउटपुट होगा, जो ऑपरेशनल आउटपुट अपने को चाहिए वो हो गया, कि अगर नहीं हुआ है तो मतलब कुछ आपका अनयूटिलाइज कैपेसिटी है या अंडर यूटिलाइज इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो भी देखो क्या क्या हैज देयर बीन एनी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सर उसके बाद में आपको देखना है क्या कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है आपके वो एडिक्वेट है कि नहीं है। सर आपको क्या देखना है, या जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है वो आपके एडिक्वेट नहीं है कि नहीं है, क्या वेस्टेज हो रहा है, क्या इनएफिशिएंसीज हो रही है रॉ मटेरियल के कंजम्पशंस में, ठीक है। उसके बाद में क्या इंटरप्राइज के पास सिस्टम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ये सारे इश्यूज हम कंप्रेहेंसिव ऑडिट में देखते हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या है सर, हम लोग वेरीफाई करेंगे ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हुआ उसको 3 पैमानों में चेक करेंगे सर। टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, किसका, ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन करेंगे, किस चीज तीन चीजों पे करेंगे सर, कैप पे। देखो प्रोप्राइटरी ऑडिट में सीधा से बात है, टोपी मत पहनाओ, टोपी मत पहनाओ मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, एक्सेप्टेड कस्टम के हिसाब से होना चाहिए और स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से होना चाहिए, यही अपन इसमें वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से होना चाहिए। इंफेसिस किसको देंगे, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजेक्शन को देंगे सर। उसके बाद में प्रिंसिपल्स देखो, प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स देखने हैं किसके सर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट के प्रिंसिपल्स आपको देखने हैं। मैंने आपको कहा था होली की पार्टी है एम्प्लॉयज के साथ, तो आप होली की पार्टी में जरूर आना, ठीक है। होली की पार्टी में आपने किसी को पैसे दिए और बोला ये अब आप सारे एम्प्लॉयज मिलके पैसे उड़ाओ, एंजॉय करो, ठीक है, पार्टी करो। तो उसके बाद में जो ओकेजन भी हो गया, अपन देखो गवर्नमेंट में भी जिस चीज के लिए पैसे मिले उस चीज के जितने होने चाहिए उतने ही पैसे आपको खर्च करने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आपका ओकेजन क्या है सर, होली है, तो आप दिवाली के टाइप खर्चा मत कर लेना। तो द एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड, जो ओकेजन पे जितना जरूरत है उतना ही खर्च करो, आप ये मत करो कि आप पैसे उड़ाओ। सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस यूज करो जो अपना एक ऑर्डिनरी बंदा और अपने रिस्पेक्ट में मतलब अपने पैसों के हिसाब से करता है, अपने पैसों में मतलब वो जो अपने पैसे तो कम खर्च करता है उस हिसाब अपना पैसा समझ के करो और वही वाला विजिलेंस यूज करो, ठीक है। अगर होली की पार्टी है उसने दिवाली के तरह खर्च किया मतलब ही इज नॉट डूइंग व्हाट इज मोर, ही इज नॉट यूटिलाइजिंग द मनी इन अकॉर्डेंस विद जो ओकेजन है, जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो नहीं कर रहा। तो उसके बाद अगर सर होली की पार्टी है तो उसको जब अकाउंट्स वालों ने पैसे दिए कि भाई तुम खर्च करो, उसने क्या सोचा कि मैं ये किसी ऑन एडवांटेज के लिए यूज कर लेता हूँ, मैं अपने ऑन एडवांटेज के लिए यूज कर लेना। ऑन एडवांटेज का यूज नहीं कर पाया तो उसने सोचा किसी दूसरे का फायदा करा देता हूँ, उससे कमीशन ले लूंगा। बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऐसा जो आपका सैलरी है ना, एग्रीड रेन्यूमरेशन या रिवार्ड है, उसके अलावा कोई भी ऐसा एवेन्यू, कोई भी ऐसा सोर्सेस ओपन कैप्ट नहीं होना चाहिए जिससे इनडायरेक्टली फायदा हो किसी पर्सनल को, एम्प्लॉय का या अदर को। इधर आओ, एम्प्लॉय होली पार्टी लिख लो ना, मेमोरी टेक्निक। पहला क्या था सर, होली में आपका नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड, एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट ओकेजन डिमांड्स, और आपको सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसे करता है वो अपने रेस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी, जो अपने मनीज में वो प्रूडेंस एक्सरसाइज करता है वैसा ही आपको सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस रखना है। और सर क्या, जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर, जो सैंक्शन करता है एक्सपेंडिचर उसको ऐसे सैंक्शन नहीं करना चाहिए कि उसको इनडायरेक्टली अपना उसका
एक्रू हो जाए ऑन एडवांटेज के लिए, खुद के फायदे के लिए करना है, ना ही वो पैसे फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं करना। प्रोप्राइटरी ऑडिट में पीएसयूज की ऑडिट हो रही है, ये बात आपको सिंपल सी पता है। पीएसयूज में अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, रेलवे है, कोई अगर रेलवे है तो मतलब ये समझेंगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट कलर पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि भैया इन ग्रुप को ही फायदा देंगे उसको नहीं देंगे, या इसी इंसान को फायदा देंगे, ये सब नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और कोई भी ऐसा इंप्लॉइज को अदर रेवेन्यू ओपन नहीं उनका होना चाहिए एक्सेप्ट फ्रॉम दियर एग्रीड रेन्यूमरेशन। क्या है फंक्शन सर? फंक्शंस है प्रोप्राइटरी ऑडिट में, क्या फंक्शंस है सर? प्राइटरी ऑडिट, तो पीआरओपी इसका रख लो, राइटी को जाने दो। तो फंक्शन से सर पी से क्या, जो एक्सपेंडिचर इनकर हुए वो प्रॉपर्ली प्लान्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली प्लान्ड होने चाहिए। और जो साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये ऑडिटर ये देखेगा कि साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंडिचर आर राइटफुल, सही है और मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं, अगर एक्सपेक्टेड टू गिव मैक्सिमम रिजल्ट। अप्रेज करो, क्या अप्रेज करना है? जो एक्सपेंडिचर है वो इज लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट, ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा, सही पर्याप्त में बेस्ट रिजल्ट जो इस सिचुएशन में आएगा वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है सर, एक से भी इससे भी प्लान ही था, इससे भी प्लान है, इसमें सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है, क्या हम लोग कर सकते हैं कोई ऐसा? ये देखो क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ऑफ एक्शन है, ऐसा है जिससे हम ब्रिंग आउट कर सकते हैं क्या? इंप्रूवमेंट करंट पोजीशन में, करंट ऑपरेशंस में क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट आ सकता है। और जो रिटर्न है सर, रिटर्न किसकी सर? जो देखो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उससे आपकी रिटर्न आती है, तो उसमें आप क्या कर, कोई आपके पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट प्लान है ऑफ एक्शन है जिससे इंप्रूवमेंट हो जाए करंट ऑपरेशन में और उस रिटर्न में जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पे आ रही है। और लास्ट में आपको कह दिया एग्जामिन करो वो एक्शंस और डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, ये देखने के लिए वो कैप के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के और पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक्सेप्टेड कस्टम भी लिख दोगे तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है सर। प्रोप्राइटरी ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने बताया था मेन इवेल्युएशन, मेन चीजों का इवैल्यूएशन नहीं होता, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एम से सर ये मोरल टर्म है, अब मोरल टर्म को कैसे समझना? जो सोसाइटी को आज मोरल लगता है कल मोरल नहीं लगता, तो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रेफरेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मोरलिटी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। जैसे सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको मोरल कहता है, आज इसको मोरल कह रहा है, कल चीज को ये कह देगा नहीं ये तो सब बेकार की बात है, अंधविश्वास है, तो वो सब प्रॉपर्टी सर मोरल चीज है, नैतिकता की बात है सर, सिंपल सी बात है। ए से ऑडिटिंग प्रपोजिशन, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो तो उसमें प्रपोजिशंस होते हैं, एसेशंस होते हैं, जिसमें आप हैपनिंग ऑफ इवेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, एग्जिस्टेंस को देख सकते हो, एक्यूरेसी को देख सकते हो, टाइटल को देख सकते हो, ओनरशिप को देख सकते हो, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस भी कर सकते हो, बट ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। पर प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऐसा आप चीजें ऐसे हर चीजें आप वेरीफाई नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट वेरीफाई, पब्लिक इंटरेस्ट कितना हुआ एग्जैक्ट मेजर करके उसका ऑडिट होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता सर, उसमें होती है प्रॉब्लम। सर इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, मतलब ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है जो आप नंबर में लिख दोगे कि 50 है, 10 है, 20 है, ये सब्जेक्टिविटी इंक्लूड करता है। प्रोप्राइटरी में कुछ इनहेरेंट है, ये एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि आप कोई आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, ये कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम है, या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर कंडक्ट है। और जो नॉर्म्स प्रोप्राइटरी ऑडिट को अप्लाई होते हैं वो गवर्नमेंट को नहीं होते, क्योंकि वो वैसे के वैसे किसको नहीं अप्लाई होंगे? जो ट्रांजेक्शन होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव लिमिटेड होता है यार, उनको बस प्रॉफिट कमाना है, इनको देश की सेवा करनी है, रेलवे में इंप्रूवमेंट करना है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट करना है, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अलग इनका ऑब्जेक्टिव अलग भी हो सकता है। तो प्रोप्राइटरी का क्या है? मोरल टर्म है, और इसमें इवैल्यूएशन जो होता है बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है। भैया आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको जाना है फ्लाइट से, और आपको मतलब आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप चले गए फ्लाइट से और उन्होंने बोल दिया कि ये तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बट उनको ये नहीं पता था अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाता। तो जो भी है ये सारे ऑब्जेक्टिव और सर्कमस्टेंसेस पे बेस्ड है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में प्रॉब्लम होती है, एम से मोरल टर्म है सर, इसको आप रेफरेंस दे सकते हो, समझना चाहते हो तो किससे रेफरेंस ले सकते हो? जो मोरलिटी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ए से ऑडिटिंग प्रपोजिशंस होते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट कर रहे हो तो आपके उसके प्रपोजिशंस में लाइक हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, कंडीशंस, या फिर अगर कोई टाइटल ओनरशिप है, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन है, तो सारी चीजें वेरीफाइबल है। पर प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये सारी चीजें आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम होती है सर। उसके बाद में प्रोप्राइटरी ऑडिट में कुछ इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी के, सर MAI इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी है, जिसमें आप डिफिकल्ट है एस्टेब्लिश करना, क्या? कैप कोड एस्टेब्लिश करना। जो नॉर्म्स है प्रोप्राइटरी ऑडिट के जो एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को, वो वैसे के वैसे उसी हिसाब से फैक्ट नॉट अप्लाई टू दी ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और प्रोप्राइटरी ऑडिट में जो इवैल्यूएशन होता है वो ऑब्जेक्टिव और प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है, ठीक है। आपका लास्ट पेज, उसके बाद अपना लमसम सारा खत्म। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है सर? परफॉर्मेंस ऑडिट इन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, इसमें ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है, इसमें इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है और परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसका इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे सर? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे, उसके परफॉर्मेंस का। फिर से सुनो,
एक सेकेंड ना, अब वापस से सुनो। इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे किसका? गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का, उस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का इंडिपेंडेंट असेसमेंट, या गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, कोई एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, उस सब का क्या करेंगे अपन? इंडिपेंडेंट असेसमेंट करेंगे, इंडिपेंडेंटली असेस करेंगे और देखेंगे और क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, जिससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब पब्लिक को आप जिम्मेदार हो तो उससे इंप्रूव हो सकता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये देखना टू इंप्रूव कर सके, और फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जिससे डिसीजन मेकिंग हो सके। तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस की, कोई एक्टिविटी की, इन और उससे क्या होगा? उसके ऊपर अपन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे इंप्रूव हो सके पब्लिक को, जो आपकी जिम्मेदारी है ने बोलने बताने की, अकाउंटेबिलिटी है जो, इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो सके और फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है सर। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस ऑडिट में कौन से इश्यूज एड्रेस होते हैं सर? देखो 3 इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी मतलब भैया मिनिमम कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, जो आप रिसोर्सेज ले रहे हो उसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, जो यूज हो रहा है आपका एक्टिविटी, हैविंग रिगार्ड टू एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी क्वालिटी एट अ बेस्ट प्राइस। ठीक है। उसके बाद में इफिशियंसी मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउट, मतलब इफिशियंसी इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करती है, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए अपने को फॉर गिवन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट पे। इस क्वांटिटी पे इस क्वालिटी पे अपने को कितना मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, ये है आपका इफिशियंसी। इसमें कुछ क्या चीजें सर, आपको कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं और इस एस्पेक्ट्स में आपको ये देखना है वेदर कि साउंड प्रोक्योरमेंट है ना भैया, सही से परचेज हो रहा है ना, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज होता है, जो साउंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस है ना। उसके बाद में आपको यह देखना है इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, प्रोक्योर तो कर लिया, ऑपरेशंस की भी जो प्रोसीजर्स है तो इफिशिएंट होने चाहिए, इफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होना चाहिए। उसके बाद में 3 पॉइंट रिसोर्सेज के, पहले प्रोक्योरमेंट किया वो साउंड होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो भी आपके सर इफिशिएंट होने चाहिए। तो उसके बाद में रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट मेंटेन होने चाहिए। उसके बाद में ह्यूमन फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज है, पहले तो ये रिसोर्सेज पे लेट गया कि उनका प्रोटेक्शन और उनका मेंटेनेंस होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद में इन्होंने बताया ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होता है और अदर रिसोर्सेज भी होता है जिनका इफिशिएंट यूज होना चाहिए। और लास्ट में कह दिया ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज होना चाहिए जब आप प्रोड्यूस करोगे एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे याद रखोगे? पहले परचेज करेंगे मतलब प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिर उसका ऑपरेशन में तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो आप यूज कर रहे हो वो एफिशिएंट होने चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट और मेंटेन करना है। उसके बाद में इन्होंने बताया ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज को आप क्या करोगे? इफिशिएंटली यूज करोगे। और जो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज होना चाहिए किस चीज के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। इससे आपका ऑब्जेक्टिव और पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम कॉस्ट इफेक्टिवली मेट हो जाएगा। ये हो गया आपका इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस मतलब किस हद तक आपने अपनी चाहत को पा लिया है, द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। भैया जो ऑब्जेक्टिव आपने प्लान किए थे किस हद तक आपने अपने चाहत को पा लिया है, टू द एक्सटेंट विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इसमें क्या होता है? आपका इंटेंडेड इंपैक्ट होता है कि मैं ये इतना अचीव करूंगा, और आपका एक्चुअल इंपैक्ट होता है आपने इंटेंट कितना किया था और आपका एक्चुअल इंपैक्ट कितना है उस एक्टिविटीज का। इससे आपको पता चल जाएगा कितने इफेक्टिव हो आप सर। उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें भी कुछ एस्पेक्ट्स ही एक तरह से, और आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। 7 चीजें, ये 7 चीजें देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा। इधर आओ। आपको फॉर एग्जांपल इफेक्टिवनेस चेक करनी है। आपको पास होने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 150 नंबर लाने, 300 में से कितने नंबर लाने? 150 नंबर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में आपने जो आपका कितना इफेक्टिव अभी तक कर लिए तैयारी 100 नंबर की, तो आपका कितना इफेक्टिव हो गया है? 100 नंबर की। आप कितने एक्सटेंड तक आपने कर लिया है? सो सर एक बात इधर आओ, पहला पॉइंट देख लो। एसेस करेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको 150 लेके आना है 300 में। तो एसेस करो जो ऑब्जेक्टिव है जो आपने यूज किया है, भले वो नए पब्लिक ऑनगोइंग नए या फिर ऑनगोइंग पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम का हो। भैया पीएसयू की बात हो रही है, कोई प्रोग्राम ही होएगा उसमें आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया वो प्रॉपर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए और रिलेवेंट टू दी पॉलिसीज होना चाहिए। फिर आप देखो इफेक्टिवनेस ऑफ दी प्रोग्रामनेस, आपके कितने हैं उसमें से? 150 में से आपका ऑब्जेक्टिव था, आपके 100 आए हुए हैं, तो मतलब आप एसेस करोगे कितना इफेक्टिवनेस हो चुका है आपका उसका प्रोग्राम का, और कितने एक्सटेंड तक आपने चीजें कर ली है 100 नंबर तक। तो कितने एक्सटेंड तक आपने डिजायर्ड रिजल्ट मतलब आपका 150 है, पर उसमें आपने कितने एक्सटेंड तक आपके प्रोग्राम ने अचीव कर लिया जो डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है। उसके बाद में आप सर आप घर पे आप देखो, आपको लाने थे 150, आपके आए 100, पर कुछ फैक्टर से, क्योंकि अरे कुछ फैक्टर से मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, घर पे पढ़े रहते हो,
तो आप क्या करोगे, वो फैक्टर्स जो इनहेबिट कर रहे हैं, मतलब जो आपके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और गोल फुलफिलमेंट को रोक रहे हैं, उसको देखो। तो आइडेंटिफाई करो उन फैक्टर्स को जो इनहेबिट कर रहे हैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस या गोल फुलफिलमेंट को। उसके बाद में आपको लगा कि यार घर पे बैठ के तो पढ़ाई होगी नहीं, अपने को अल्टरनेटिव वेज मतलब लाइब्रेरीज देखना चाहिए। तो क्या उस मैनेजमेंट ने कंसीडर किया कोई अल्टरनेटिव वेज फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोग्राम, जिससे हमें अपने डिजायर रिजल्ट मिल सके मोर इफेक्टिवली एट लोअर कॉस्ट मिल सके। ठीक है, उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करते रहना ऐसे और तरीके जिससे आप ये प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली कैरी ऑन कर पाओ और एसेस करो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब सर मेरी बात सुनो, ये है आपका पहले आपका 150, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम का, वो क्या है सर, सूटेबल है, कंसिस्टेंट है, रिलेवेंट है किससे, पॉलिसीज के साथ। उसके बाद में कितना एक्सटेंड तक आपने अचीव कर लिया डिजायर्ड रिजल्ट, क्या आपका उसका आपको एसेस करना है कितना इफेक्टिवनेस है आपका जो आपने अभी तक अचीव किया, इफेक्टिवनेस कौन से फैक्टर्स आपका इनहिबिट कर रहे हैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो आपने घर पे पढ़ रहे हो तो आपको लगा कि लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो, तो अल्टरनेटिव वेज क्या मैनेजमेंट ने कंसीडर कर रहे हैं जिससे उनकी यील्ड इंक्रीज हो जाए, और आपको कंप्लाई तो करना ही है ना लॉज एंड रेगुलेशन से, तो इससे आप इफेक्टिवनेस देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लान करनी है परफॉर्मेंस ऑडिट। भैया जब आपको प्लान करनी है परफॉर्मेंस ऑडिट तो कुछ स्टेप्स दिए हुए, एंटिटी को समझो ना मेरे भाई, एंटिटी को समझ जा मेरे भाई। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिफाइन करो, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है उस ऑडिट का, डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव, भैया क्या क्या चीजें कवर होगी, मतलब स्कोप क्या ऑब्जेक्टिव है, ये हम ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इरादा है, क्या अपना एम है। और डिटरमाइन करो ऑडिट क्राइटेरिया, भैया ऑडिट क्राइटेरिया क्या है, जो बेंचमार्क है, जो स्टैंडर्ड्स है, जिससे अपन डिस्कस करेंगे। आपको डिटरमाइन करना ऑडिट क्राइटेरिया, पहले आपको क्या करना है, प्रोग्राम को समझना। आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो परफॉर्मेंस ऑडिट की, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है एंटिटी या प्रोग्राम की। उसके बाद में डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव जो या फिर स्कोप है ऑडिट का, और डिटरमाइन कर लो ऑडिट क्राइटेरिया को। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑडिट अप्रोच, मतलब कौन सा मेथड लगाओगे। उसके बाद में आपको ऑडिट क्वेश्चंस करने हैं, और ये सारे बेसिक पॉइंट है जिसको आप रीड करके छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में आप आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग करनी एंटिटी को, कौन से सोर्सेज से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एंटिटी, वह एंटिटी कौन सी है, पीएसयू है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इस पिक्चर पे आओ, ये इससे आपको अपन समझ में आएंगे कि कौन से सोर्सेज से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एंटिटी की। सर आपको दिख रहा है एंटिटी के होंगे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ पॉलिसी मतलब कुछ एमआईएस होगी, कुछ इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होगी, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स एंटिटी ने बनाए होंगे, बजट्स बनाए होंगे, उन सारी चीजों से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एंटिटी की। वहां सर उनकी कुछ पॉलिसीज, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अकाउंट्स, खाते वगैरह सब देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे एंटिटी की। ये एंटिटी कौन है सर, पीएसयू है। अब सर कुछ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स भी होंगे भैया, उनका कुछ लेजिस्लेशन में डिस्कशन हो रहा है, पार्लियामेंट्स में कोई डिबेट्स या क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो अगर पीएसयू है यार पार्लियामेंट में, तो इसका डिस्कशन होगा ना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओन्ड और कंट्रोल, इनके मालिक कौन है, सरकारी तो इनके मालिक है सर। उसके बाद में कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मतलब किसी प्लानिंग कमीशन ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो उनसे अपन क्या ले लेंगे, उस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। सर कोई एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च हुई है, भले वो एंटिटी ने कराई या किसी और ने कराई, कुछ एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च हुई है, उससे अपन ले लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज। सर उनकी पास्ट में ऑडिट हुई है, तो सर उस पास्ट ऑडिट से हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे एंटिटीज। या पीएसयू है सर, इसकी बातें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपती रहती है, मीडिया कवरेज, तो उससे अपन इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। आरबीआई मतलब सर स्पेशल फोकस ग्रुप है सर, मतलब हमारे आरबीआई की रिपोर्ट है, इधर देखो इंडिया मतलब इंडिया आरबीआई, इधर ही देखो बाहर के पैसे मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स है, उन सारी रिपोर्ट से अपन अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे उस पीएसयूज की। सर कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इधर आओ, सारे पॉइंट आपको मैंने बताए थे नीचे। पहले देखो डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी, मतलब अकाउंट्स, मिनट्स, पॉलिसी फाइल, एनुअल रिपोर्ट्स, बजट, सारे मैंने आपको बताए, उससे आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो एंटिटी की। ऊपर मोदी जी थे, मतलब लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, पार्लियामेंट में अगर कोई क्वेश्चंस हुए, कोई डिबेट्स हुई है, कोई रिपोर्ट है, पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमेटी, या एमपी से कोई लेटर आया। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, सर डॉक्यूमेंट है प्लानिंग कमीशन का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो उससे अपन क्या ले लेंगे, अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। एकेडमिक या स्पेशल रिसर्च हुई है, पास्ट में कोई ऑडिट हुई है, साइड में कोई मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे, या फिर कोई स्पेशल फोकस ग्रुप है, तो उन सबसे अपन अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। आप देखोगे आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पास्ट ऑडिट में भैया पास्ट ऑडिट भी हमें मेजर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एकेडमिक कोई इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन किया गया है ऑन एंटिटी, किसके द्वारा, किसी एक ऑन एंटिटी कोई एकेडमिक रिसर्च या कोई सिमिलर वर्क हुआ है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एंटिटी की। मैंने जो भी बोला था सारे आपके ये सेम वर्ड्स बोले थे, ठीक है।
डिफाइन कर दो ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट। उसके बाद में आपको डिटरमाइन करना है ऑडिट वाइल प्लानिंग दी परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग चल रही है। दूसरा स्टेप है ऑडिट क्राइटेरिया, और ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑडिट क्राइटेरिया कौन से सोर्सेज से ऑब्टेन करोगे। पहले ये बताओ ऑडिट क्राइटेरिया क्या होते हैं सर। ऑडिट क्राइटेरिया वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर रहे हैं क्या प्रोग्राम मीट करेगा हमारी एक्सपेक्टेशन। भैया हमने जो ये प्रोग्राम बनाया उसमें हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो क्या करना है ऑडिट क्राइटेरिया ये स्टैंडर्ड्स है जिससे हम ये डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे कि वेदर प्रोग्राम मीट या एक्सीड दी एक्सपेक्टेशन। ये प्रोग्राम वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या फिर वो एक्सीड कर रहा है। ऑडिट क्राइटेरिया को अभी भैया स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया आपने पढ़ा है ना, बेंचमार्क ही होते हैं, इन्होंने लिख दिया स्टैंडर्ड होते हैं जिससे अपन डिटरमाइन करेंगे वो प्रोग्राम मीट करता है हमारी एक्सपेक्टेशंस को या फिर और अच्छा कर रहा है, एक्सीड कर रहा है एक्सपेक्टेशंस को। तो ऑडिट क्राइटेरिया अपने को कौन से समझ जाएगा सर, जो प्रोसीजरल मैनुअल है कंपनी का, जो एंटिटी का प्रोसीजरल मैनुअल है उससे समझ में आएगा। इधर देखेंगे तो क्राइटेरिया, इधर देखेंगे तो पॉलिसी। प्रोसीजरल मैनुअल, इधर देखेंगे क्राइटेरिया, मतलब इधर कौन हमारी सेम एंटिटी अगर कोई क्राइटेरिया यूज कर रही है या कोई अदर एंटिटीज इन्हीं सिमिलर एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स के लिए कोई क्राइटेरिया यूज कर रही है, तो वहां से हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे किस चीज की, मतलब ऑब्टेन कर लेंगे क्या सर ऑडिट क्राइटेरिया का ये सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो वहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग सोर्सेज। क्या ऑब्टेन कर सकते हैं ऑडिट क्राइटेरिया। बीच में प्रोसीजरल मैनुअल रखा है, आप जूम करके दिखाऊं, ये प्रोसीजरल मैनुअल है। उसके बाद इधर क्राइटेरिया रखा है, इधर पॉलिसीज स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस दी गई है, अपन उसको रेफर कर सकते हैं। बीच में देखो ऐसा अगर एक्सपर्ट ओपिनियन, तो अगर उसका कोई है तो वो ले लेंगे। कोई नो हाउ मतलब उसको पता है ये कैसे किया जाता है तो नो हाउ ले लेंगे। ये सर स्टेब्लिश या कोई साइंटिफिक रिसर्च है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है और बाद में पेपर है तो जनरल मैनेजमेंट के कोई पेपर है, सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर दी गई है, कोई रिसर्च पेपर दिए गए। तो ऑडिट क्राइटेरिया के कौन से सोर्सेज, प्रोसीजरल मैनुअल, इधर क्राइटेरिया, इधर पॉलिसीज स्टैंडर्ड डायरेक्टिव्स गाइडलाइंस, बीच में अपना एक्सपर्ट का ओपिनियन या नो हाउ या फिर नया कोई जादू का छड़ी मतलब नया या फिर कोई स्टेब्लिश साइंटिफिक नॉलेज है या फिर कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है मतलब ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट और सब्जेक्ट मैटर का लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर है। ठीक है सर। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है ऑडिट अप्रोच। तो सर आपको जब डिसाइड करना है ऑडिट अप्रोच तो कौन से मेथड से हम लोग मतलब कौन से मेथड यूज करके परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है तो इसको आप ऐसे याद रखना। जब हम लोग को डिसाइड करना है ऑडिट अप्रोच तो ये वाले कौन से मेथड्स होंगे, केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके और सर्वे को। तो सर क्या करेंगे केस स्टडी, पहला पॉइंट केस स्टडी का अपन क्या करेंगे एनालिसिस। सर क्या करके एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर होता है तो सर केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस चीज का, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स होता है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स होता है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट होता है तीसरा पॉइंट, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे केस स्टडी का एनालिसिस एग्जिस्टिंग डेटा और सर्वे यूज करके। प्लीज आप इसको ऐसे ही अपने कॉपी में बना लेना, आपको ये जीवन भर के लिए याद रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। केस स्टडी में अपन एनालिसिस करेंगे, जीवन भर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सुकून से मरेंगे ऑडिट की ये सारी चीजें याद करके नहीं तो सर ठीक है, मतलब वो ये लोड बाद में थोड़ी लेंगे, पास हो जाओ काम खत्म। केस स्टडीज में एनालिसिस करेंगे किस चीज का, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे सर, यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा और सर्वे करके। सो सर प्रोसीजर्स मतलब सिस्टम जो प्लेस है आपके उसका रिव्यू करो, जो सिस्टम आपने प्लानिंग फॉर एक्टिविटी, कंडक्टिंग द एक्टिविटी या फिर मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज के लिए लगाए वो प्रोसीजर्स को आप एनालिसिस करो। केस स्टडी मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करो कोई एंटिटी का, स्कीम का या फिर कोई प्रोग्राम का, और इसमें पर्टिकुलर अगर कोई इश्यू है उसका भी एनालिसिस करो। यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा मतलब जो इन्वेस्टिगेट करेगा ऑडिट स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डेटा एंटिटी ने हेल्ड कर रखा है। सर्वे मतलब डेटा लो ना पॉपुलेशन में जो मेंबर्स है उनसे, कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और इंटर रिलेशन आइडेंट देखो क्या करो, एसेस करो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और कंडीशन। उसके बाद में सर बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो जिसे आप चेक कर सकते हो एफिशिएंसी, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब रिलेटिंग टू फाइनेंशियल लाइक अर्निंग रेवेन्यू। तो केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक और एनालिसिस में भूल गया क्या सर, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। तो केस स्टडी का एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कैसे करेंगे, सर्वे करके और एग्जिस्टिंग डेटा यूज करके। ठीक है। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस ऑडिट का जिम्मेदारी अपने को परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है उस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का, मतलब कोई बॉडी है या कोई पीएसयूज भी मान लो फॉर एग्जांपल, वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का काम है, उसको इन्फोर्स करना है मिनिमम वेज एक्ट, तो उसका परफॉर्मेंस ऑडिट हो रहा है। तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है, तो सर पहले बात तो ऑडिटर के पास नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्रीज और लेबर कॉन्ट्रैक्ट का जिसपे ये मिनिमम एज वाले प्रोविजन, मिनिमम वेज एक्ट वाले प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब ये एक्ट आया तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पहले और बाद में क्या फर्क पड़ा ये आपको देखना है। पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट,
तीसरा आप इफिशियंसी इकोनॉमिक इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस देख लो उस वेलफेयर सिस्टम का जो आप ऑडिट कर रहे हो। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन में कोई शॉर्ट कमिंग है तो उसको भी आप स्टडी करो। मतलब भैया एक बताओ, मिनिमम वेज एक्ट वाला है उसको ईएफ ईपीएफ प्रोविडेंट फंड वालों के साथ, इंश्योरेंस वालों के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन में शॉर्ट कमिंग है तो वो स्टडी करो। ये 4 पॉइंट आप याद करो, बाकी आपको पढ़ना तो आपकी मर्जी है। सर अपना कंप्लीट हो गया क्या? कुछ तो छोड़ा था ना मैं। पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताओ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑडिट का, तो बताना उनको कि भैया ऑडिट ऑफ पीएसयूज होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, सीमित नहीं है। सीमित किस तरह नहीं है? फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट से। क्यों सर? वो एक्सटेंड होती है परफॉर्मेंस ऑडिट तक, और उसके बाद में उसमें प्रोप्राइटरी ऑडिट और कॉमर्शियल ऑडिट है। मैं बता रहा हूँ ये याद कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट। तो उनको बोलना ऑडिट ऑफ पीएसयूज है ना, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, सीमित नहीं है, फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट तक, उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी होता है। सर बाकी भूल गए? नहीं, उसमें प्रोप्राइटरी ऑडिट और कंप्रेहेंसिव ऑडिट के अलग से पॉइंट बनाए हैं। प्रोप्राइटरी ऑडिट भी होती है, कंप्रेहेंसिव ऑडिट होती है। जो लोग क्या करेंगे, इश्यूज कर देंगे इफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस को। इश्यूज जो इफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस में आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, फिजिकल और मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी होगी और गवर्नमेंट की मदद होगी। सर फिर से सुनो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट का बताओ। ऑडिट ऑफ पीएसयूज इज नॉट कंस्टेंट टू द फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। क्यों सर? क्योंकि वो एक्सटेंड करती है परफॉर्मेंस ऑडिट, उसमें प्रोप्राइटरी ऑडिट भी होता है और कंप्रेहेंसिव ऑडिट भी होता है, जिससे इश्यूज जो है इफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशंस में जो इश्यूज है वो हाईलाइट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, फिजिकल और मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी होगी और आपकी गवर्नमेंट की मदद भी होगी। अब एक बार ये मैं आपको बता देता हूँ, पहला वाला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोप्राइटरी ऑडिट में मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिए इन केस ऑफ सेल, परचेज या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो उसमें वो देखना है कि बेस्ट इंटरेस्ट में लिए गए हैं, ठीक है। और बाकी प्रोप्राइटरी ऑडिट में कैप वाला पॉइंट भी लिख देना। कंप्रेहेंसिव ऑडिट में मैंने आपको कहा था वैल्यू फॉर मनी देखना है कि ऑब्टेन हो गया, टारगेट्स अचीव होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स था वो आपका वो उसी हिसाब से अंडरटेकिंग ने फुलफिल कर लिया ना, और बाकी आपने कंप्रेहेंसिव ऑडिट पूरा डिटेल में पढ़ा है। कोई इश्यूज है इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस में, हाईलाइट कर दो। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब पैसों से डील करता है, और मैनेजियल अकाउंटेबिलिटी मतलब इफिशियंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस पे बात करता है। सर फिजिकल मतलब ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स पर बात करेगा, सैंक्शन ऑफ फंड पे बात करेगा, कंप्लायंस और प्रोप्राइटरी रिलेटेड बात करेगा। मैनेजियल अकाउंटेबिलिटी में इफिशियंसी देखेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे और इफेक्टिवनेस देखेंगे, और गवर्नमेंट को कैसे मदद होगी। सर अगर कोई शॉर्टफॉल है, कोई डिफिशियंसीज है, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डिफिशियंसीज, इनएडिक्वेसीज है सिस्टम में, तो वो सारी अपन ब्रिंग आउट कर लेंगे और इससे गवर्नमेंट की मदद हो जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता मैंने आपको कुछ भी छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू सो मच, है ना। अपना पीएसयू ऑडिट का रिवीजन डन।